बच्चों, ये मेरे लास्ट लेक्चर चल रहे हैं आपके 45 डेज क्रैश कोर्स के। तो ऑलमोस्ट हमारा सिलेबस ख़त्म हो चुका है। एक पोर्शन रह गया, दैट इज सेमीकंडक्टर। 2 लेक्चर उसके ऊपर लगेंगे। और जो भी मैंने जो टॉपिक शुरू किया हुआ है मॉडर्न फिजिक्स, आज आपके साथ इसका मेरा ये 6th लेक्चर होगा। तो ये भी आज फिनिश हो जाएगा। तो इन सभी टॉपिक्स के ऊपर मैंने आपके साथ नीट ओरिएंटेड प्लस सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन के जितने भी 2021 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, डेरिवेशंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आने हैं, वो सभी मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिए हैं। प्लस 2 के जो आपने पिछले 7 और 8 मंथ्स में किया था, वो मैंने आपको रफली 50 लेक्चर्स में ये सारा काम आपके साथ फिनिश कर दिया है। बच्चों, डिपेंड अब आपके ऊपर करता है कि आप इसको कितनी अच्छी तरह ग्रिप में लेकर आते हो। टाइम टू टाइम मैं आपको कहता रहा कि आपके पास जितनी भी पिछली असाइनमेंट्स हैं, टेस्ट हैं, जो आपने पीछे किसी भी इंस्टीट्यूट या जहाँ पे भी आप पढ़ते थे वहाँ किए, उनके रिवाइज करते रहो। और आपने किए भी हैं, बहुत अच्छा है। और इसके आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। बच्चों, लास्ट लेक्चर में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि कैसे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, मैंने क्या कहा था कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन किसी भी न्यूक्लियस की दैट गिव इट्स स्टेबिलिटी। जितनी ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होगी, उतना ज्यादा न्यूक्लियाई वो क्या होगा, स्टेबल होगा। और क्या कहा था कि जितने भी हैवियर एलिमेंट्स हैं और जितने लाइटर एलिमेंट्स हैं, हैवियर एलिमेंट्स में जिनका मास नंबर अबव 230 है, लाइटर एलिमेंट्स जिनका मास नंबर क्या है, लेस देन 40 है, तो वो जो है एज कंपेयर टू इन बिटवीन वाले जो न्यूक्लियाई हैं, उनके कंपैरेटिवली क्या है, अनस्टेबल न्यूक्लियाई हैं। तो क्या कहा था मैंने कि जो हैवियर एलिमेंट है, जस्ट टू गेन द स्टेबिलिटी, वो लाइटर एलिमेंट में स्प्लिट कर जाते हैं। एंड उस फिनोमेना को मैंने क्या कॉल किया था, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन। और लाइटर एलिमेंट्स जस्ट टू गेन द स्टेबिलिटी फ्यूज करके एक बिगर एलिमेंट में, हैवियर एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं। और उस फिनोमेना को मैंने क्या कॉल किया था, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन। तो न्यूक्लियर फ्यूजन की मैंने एक आपके साथ स्टैंडर्ड एग्जांपल दी थी कि जब आपके पास 92 यूरेनियम 235 के ऊपर न्यूट्रॉन बम्बार्ड करता है, तो वो जो न्यूट्रॉन बम्बार्ड करता है, ये यूरेनियम गेट सेपरेट इनटू 2 लाइटर स्टेबल न्यूक्लियाई, बेरियम एंड क्रिप्टॉन। और साथ में इसके क्या है, 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं। और साथ में हमारे पास क्या है, इसके 200 MeV एनर्जी निकलती है। तो दिस इज द स्टैंडर्ड न्यूक्लियर फ्यूजन की मैंने स्टैंडर्ड रिएक्शन बताई थी कि 92 यूरेनियम 235 प्लस 0N1 इज इक्वल टू 56 बेरियम 144 प्लस 36 क्रिप्टॉन 59 प्लस 30N1 प्लस 200 MeV। Means this is the 200 MeV energy is released by this one atom of uranium. One atom of uranium क्या है, that is releasing an energy of 200 MeV, और this is the energy released by 235 nucleons. 235 न्यूक्लियन जो है 200 MeV एनर्जी रिलीज कर रहे हैं। एंड द एनर्जी रिलीज बाय 1 न्यूक्लियन ऑफ यूरेनियम इज नियरली इक्वल टू क्या है, 0.9 के करीब है। क्लियर? एंड आई टोल्ड यू कि दिस इज द एनर्जी रिलीज फ्रॉम द 0.1% ऑफ द मास ऑफ द यूरेनियम। किस में कन्वर्ट हो रहा है, एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। When this 200 MeV energy is released, only 0.1% mass of the uranium is converted into energy. तो जहां से हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, इसको हम 200 MeV
जो एनर्जी क्यू वैल्यू ऑफ दिस न्यूक्लियर रिएक्शन है वो हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं। और मैंने आपको कहा था कि जो इस न्यूक्लियर फिजन में हम यूज कर रहे हैं दैट इज यूरेनियम 235। ये इसमें क्या है U35 जो है जिसमें आपके पास 0.7% है और 99.3% जो है आपके पास इसमें U238 है। और इसमें जो फिजनेबल सब्सटेंस है वो U235 ही है। U238 इज नॉट ए फिजनेबल सब्सटेंस। ये न्यूट्रॉन्स को क्या कर लेता है, सिंपल अब्जॉर्ब भी कर लेता है। क्लियर? मीन्स जब U235 के ऊपर स्लो न्यूट्रॉन्स भी फॉल करते हैं तो ये इसकी फिजन हो जाती है एंड न्यूक्लियर फिजन टेक प्लेस। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बतलाई थी कि यहाँ पे जो स्लो डाउन न्यूट्रॉन्स हैं इनको हम थर्मल न्यूट्रॉन्स भी कॉल करते हैं। क्लियर? सो वेरी इंपॉर्टेंट बात जो है कि ये 200 MeV जो एनर्जी है दैट इज रिलीज्ड बाय 1 एटम ऑफ यूरेनियम और 235 न्यूक्लियन ऑफ द यूरेनियम है। क्लियर? और आई टोल्ड यू कि जब आपके पास ये 3 न्यूट्रॉन्स इस न्यूक्लियर फिजन से बाहर निकलते हैं, अगर ये फर्दर यूरेनियम 235 के ऊपर अगेन फॉल कर जाएं तो ये रिएक्शन जो है कंटिन्यूस रहती है, जिसे कि हमने क्या कॉल किया है, चेन रिएक्शन कॉल किया है। दो तरह की मैंने आपको चेन रिएक्शन बताई थी कि एक अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन होती है, कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन है। जिस रिएक्शन को हम कंट्रोल ना कर सकें, मींस कंटिन्यूसली क्या है, न्यूट्रॉन जो न्यूक्लियर फिजन से आ रहे हैं वे कंटिन्यूसली यूरेनियम के ऊपर बम्बार्ड करते रहते हैं, ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन कहते हैं, विच इज यूज्ड इन फॉर्मिंग द एटम बम, जिसमें ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड। और ऐसी चेन रिएक्शन जिसमें हम जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अमिट हो रहे हैं उनको हम अपने अकॉर्डिंगली जितना हम बम्बार्ड फर्दर कराना चाहते हैं करवा लें, और जिनको हम बाहर एस्केप करवाना चाहते हैं एस्केप करा लें। ऐसी रिएक्शन को अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन कॉल करते हैं, विच इज यूज फॉर ए वेरी पीसफुल पर्पजेस, जैसे न्यूक्लियर रिएक्टर में जो होता है अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन है। आफ्टर दैट आई हैव डिफाइंड ए टर्म दैट इज ए रिप्रोडक्शन फैक्टर, दैट वेरी इंपॉर्टेंट टर्म रिप्रोडक्शन फैक्टर। क्या बताया था? इट इज द रेशियो ऑफ रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रॉन्स। रिप्रोडक्शन फैक्टर क्या था? इट इज द रेशियो ऑफ rate of production of the neutrons to the rate of loss of neutrons. It is the ratio of rate of production of neutrons to the rate of loss of neutrons. तो अगर इस रिप्रोडक्शन फैक्टर की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1 है, तो दैट साइज ऑफ न्यूक्लियाई और दैट साइज ऑफ यूरेनियम इज कॉल्ड क्रिटिकल साइज, एंड दैट इज used for in न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर में वो साइज यूज होता है, इसे हम क्रिटिकल साइज कहते हैं। कॉरेस्पॉन्डली दिस मास इज कॉल्ड ऑफ दैट यूरेनियम इज कॉल्ड क्रिटिकल मास। अगर K की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 1 है, दैट इज कॉल्ड सुपर क्रिटिकल साइज ऑफ द यूरेनियम, और दैट साइज ऑफ यूरेनियम इज यूज फॉर एटम बम। एंड इफ इट इज lesser than 1 है reproduction factor, that is called subcritical size of uranium, and इसमें क्या होता है, चेन रिएक्शन धीरे धीरे रिटार्ड होती रहती है और एक स्टेज ऐसी आ जाती है चेन रिएक्शन रुक ही जाती है। न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या बताया था कि न्यूक्लियर फ्यूजन में जो एनर्जी रिलीज है दैट इज वेरी वेरी लार्ज। एक एग्जांपल दी थी न्यूक्लियर फ्यूजन की, जब आपके पास 4 हाइड्रोजन एटम कंबाइन करके they are converting into 1H1, they are converting into 2He4, एक अल्फा पार्टिकल एमिट होता है, प्लस क्या होता है आपके पास 2 बीटा पार्टिकल एमिट हो रहे हैं, प्लस आपके पास इसमें 2 न्यूट्रिनो ऑब्टेन होते हैं और प्लस 24 MeV एनर्जी रिलीज होती है। क्या कहा था कि एनर्जी रिलीज इन न्यूक्लियर फ्यूजन इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू न्यूक्लियर फ्यूजन। पर न्यूक्लियन इसमें जो एनर्जी रिलीज होती है 6 MeV होती है, whereas in न्यूक्लियर फ्यूजन पर फ्यूजन जो है, पर न्यूक्लियन जो एनर्जी रिलीज है वो सिर्फ क्या होती है, 0.9 MeV एनर्जी होती है। therefore न्यूक्लियर फ्यूजन इज मोर डेंजरस एज कंपेयर टू न्यूक्लियर फ्यूजन। सो जो हाइड्रोजन बम है दैट इज बेस्ड अपॉन न्यूक्लियर फ्यूजन, तभी कहते हैं हाइड्रोजन बम आर मोर डेंजरस एज कंपेयर टू द एटम बम।
अब यहाँ पे लाइटर न्यूक्लियाई को फ्यूज करवाना होता है, तो इसलिए न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए यू नीड वेरी लार्ज टेम्परेचर, वेरी हाई टेम्परेचर एंड वेरी हाई प्रेशर। और वो जो हाई टेम्परेचर और प्रेशर है, हम कहाँ से ही वो ऑब्टेन हो सकता है, वो न्यूक्लियर फ्यूजन से ही होता है। तो इसलिए कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन इज मोर डेंजरस, क्योंकि न्यूक्लियर जहां पे भी न्यूक्लियर फ्यूजन होगी वहां पे पहले न्यूक्लियर फिजन भी होगी। तो इसमें न्यूक्लियर फ्यूजन में से पहले आपको न्यूक्लियर फिजन भी हो रही है, सो इट इज मोर डेंजरस। सन और स्टार्स में जो आपके पास एनर्जी रिलीज हो रही है, दैट इज ओनली ड्यू टू न्यूक्लियर फ्यूजन से ही आपके पास एनर्जी रिलीज हो रही है। तो छोटी छोटी मैं एग्जांपल आपके पास एक दो एग्जांपल करवाता हूं न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फ्यूजन की। कहता है मास डिफेक्ट इन न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन इज, मास डिफेक्ट इन न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन इज 0.05% है। दिस इज द मास डिफेक्ट इन न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। कहता है व्हाट अमाउंट ऑफ द एनर्जी विल बी लिबरेटेड 1 किलोग्राम फ्यूजन ऑफ रिएक्शन। अगर 1 किलोग्राम फ्यूजन रिएक्शन होती है तो आपके पास कितनी एनर्जी रिलीज होगी। 1 किलोग्राम फ्यूजन है, टोटल मास जो है फ्यूजन में कितना यूज होता है, 1 किलोग्राम फ्यूजन में मास यूज होता है। लेकिन इसके कितने मास से सिर्फ एनर्जी, कितना मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है, 0.01%। द मास विच इज यूज्ड इन एनर्जी वो क्या होगा, 1 किलोग्राम का 0.05%। तो इतना मास हमारे पास क्या होगा, एनर्जी में कन्वर्ट होगा। जब इतना मास एनर्जी में कन्वर्ट होगा तो कितनी एनर्जी ऑब्टेन हो जाएगी, मल्टीप्लाई बाय सी स्क्वायर कर देंगे, मींस मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू 10⁸ होल स्क्वायर यूज कर लेंगे। मींस कौन सा रिजल्ट यूज किया, डेल्टा एम सी स्क्वायर। डेल्टा एम ये है, सी की वैल्यू ये है। तो यहां से आप इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 45 इंटू 10⁻12 जूल एनर्जी आ जाएगी। क्लियर। तो कहता है इन न्यूक्लियर फ्यूजन में आपके पास 1 किलोग्राम मास यूज हो रहा है, जिसका 0.05% से आपके पास एनर्जी लिबरेट हो रही है। तो 1 किलोग्राम मास का 0.05% हमने कैलकुलेट कर लिया और वो डेल्टा एम आ गया विच इज कन्वर्टिंग इनटू एनर्जी। तो हमने आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशनशिप यूज कर लिया, E इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर। E की वैल्यू क्या आ गई, 45 इंटू 10⁻12 जूल आ जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कहता है व्हाट इज द एनर्जी रिलीज इन द फ्यूजन ऑफ 1 ग्राम यूरेनियम 235। 1 ग्राम यूरेनियम 235 से कितनी एनर्जी रिलीज होगी। जैसे मैंने आपको बताया अभी कि 1 एटम ऑफ यूरेनियम, 1 एटम ऑफ यूरेनियम 235 कितनी एनर्जी रिलीज कर रहा है, इट इज रिलीजिंग एनर्जी ऑफ 200 MeV। अब आपके पास देखेंगे कि 1 ग्राम यूरेनियम 235 में कितनी एनर्जी रिलीज होगी, ये हमने कैलकुलेट करना है। क्लियर। अब हम देखें कि एक एटम यूरेनियम से जितनी है, पहले हम 1 ग्राम यूरेनियम में नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट कर लें, कितने आएंगे, 235 ग्राम यूरेनियम में कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स मींस 6 इंटू 10⁻23 एटम्स हैं। तो 1 ग्राम यूरेनियम में कितने नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे, 6 इंटू 10⁻23 डिवाइड बाय 235। तो मतलब इतने नंबर ऑफ एटम जो है यूरेनियम में, 1 ग्राम यूरेनियम में एक एटम इतनी एनर्जी रिलीज कर रहा है, तो इतने एटम कितने करेंगे। सो एनर्जी रिलीज्ड बाय 1 ग्राम ऑफ यूरेनियम क्या आ जाएगा, 6 इंटू 10⁻23 डिवाइड बाय 235 मल्टीप्लाई बाय 200 MeV। दिस इज द एनर्जी रिलीज बाय 1 ग्राम ऑफ यूरेनियम। वे 1 ग्राम ऑफ यूरेनियम एनर्जी रिलीज करेगा। क्लियर। नाउ
उसके बाद मैंने आपके साथ डिस्कस किया था रेडियो एक्टिविटी. व्हाट इज दिस रेडियो एक्टिविटी? व्हाट आई टोल्ड यू, स्पॉन्टेनियस emission of radiation from the nucleus is known as radioactivity. जितने भी कुछ हैवी एलिमेंट्स हैं ऐसे आपके पास विच इज emitting some radiations, उस फिनोमेना को अपने आप ही वो कुछ रेडिएशन एमिट कर रहे हैं, उनको उसको मैंने क्या कहा था कि क्या कॉल करते हैं, रेडियो एक्टिविटी कॉल करते हैं उस प्रोसेस को. और द सब्सटेंस विच इज emitting such radiation is called, उसे मैंने क्या कहा था कि that is called रेडियो एक्टिव सब्सटेंस. उसे क्या कॉल किया था मैंने, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कॉल किया था. तो ये हमें पता चला कि ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो कि अनस्टेबल न्यूक्लियाई हैं, जस्ट टू गेन द स्टेबिलिटी दे आर emitting some radiations. कौन कौन सी वो रेडिएशंस अमिट कर रहे हैं? दे आर emitting अल्फा रेडिएशंस, बीटा रेडिएशंस एंड गामा रेडिएशन ये अमिट कर रहे हैं. अल्फा और बीटा तो क्या है, आपके पास क्या कहा था कि चार्ज पार्टिकल्स हैं, और गामा क्या है, ये न्यूट्रन पार्टिकल्स है. गामा से ये क्या है, दिस इज जस्ट लाइक फोटोन्स हैं. अल्फा क्या है, इट इज ए न्यूक्लियस ऑफ हीलियम है, और बीटा क्या है, दैट इज द न्यूक्लियस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन ही कह लीजिए. दो तरह के बीटा पार्टिकल हैं, एक बीटा प्लस है और एक बीटा माइनस है. तो क्या कहा था कि जब भी आपके पास किसी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से अल्फा रेडिएशन एमिट होती हैं, तो उस केस में एक अगर अल्फा पार्टिकल एमिट हो रहा है, तो उस केस में उस रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का जो मास नंबर है इट इज डिक्रीजेस बाय 4 एंड एटॉमिक नंबर जो है इट इज डिक्रीजेस बाय 2. और जब बीटा माइनस पार्टिकल एमिट होता है तो उस केस में क्या है, आपके पास मास नंबर सेम रहता है, एटॉमिक नंबर 1 से इंक्रीज हो जाता है. और जब बीटा प्लस होता है एटॉमिक नंबर इज डिक्रीजेस बाय 1 एंड मास नंबर क्या रहता है, सेम रहता है. और जब गामा रेडिएशन एमिट होती है तो उस न्यूक्लियस का ना चार्ज चेंज करता है और ना ही मास नंबर चेंज करता है. तो ये मैंने बताया था आपके पास कि कब बीटा माइनस और बीटा प्लस आपके पास एमिट होते हैं, ये न्यूक्लियस से ही एमिट होते हैं. एक्चुअली क्या है कि जब आपके पास किसी न्यूक्लियस में n/p की रेशो, न्यूट्रॉन प्रोटॉन्स की रेशो बहुत ज्यादा होती है, तो न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, while these neutrons just to gain the stability. और जब वो न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स में कन्वर्ट करते हैं तो while they are converting neutrons into protons they are emitting this बीटा माइनस पार्टिकल. तो वो रिएक्शन बताई थी मैंने, क्या होती है आपके पास 0n1 इज इक्वल टू 1h1 प्लस क्या कहा था, बीटा पार्टिकल प्लस क्या कहा था, उसमें एक एंटी न्यूट्रिनो भी अमिट होता है. एंड आई टोल्ड यू कि जब आपके पास बीटा प्लस पार्टिकल एमिट होता है उसमें प्रोटॉन किस में कन्वर्ट होते हैं, न्यूट्रॉन्स में कन्वर्ट होते हैं. तो वाइल न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन गेन द स्टेबिलिटी, वहां पे न्यूट्रॉन्स कम होते हैं, प्रोटॉन ज्यादा होते हैं. जब प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन से ज्यादा होते हैं तो वो प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं और कॉरस्पॉन्डिंगली क्या है, न्यूट्रिनो एमिट करते हैं. 1h1 इज इक्वल टू 0n1 प्लस क्या होता है, बीटा पार्टिकल प्लस आपके पास क्या आता है, न्यूट्रिनो एमिट होता है. तो इस तरह से जब गामा रेडिएशन एमिट होती है, मैंने कहा था ये कैसे एमिट होती है, जब भी आपके पास अल्फा डिके या आपके पास बीटा डिके होता है तो उस समय क्या है, जो आपके पास डॉटर न्यूक्लियाई बनता है वो डॉटर न्यूक्लियाई हमेशा क्या होता है, एक्साइटेड स्टेट में होता है. और जब वो डॉटर न्यूक्लियाई जो एक्साइटेड स्टेट में होता है, जब वो डी एक्साइट हो रहा होता है तो उस समय इट इज emitting द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ गामा रेडिएशंस. क्लियर? देखिए बहुत अच्छा, आपके पास मल्टीपल चॉइस में नीट एग्जामिनेशन में भी क्वेश्चन आ सकता है, बोर्ड एग्जामिनेशन में भी ये आपके पास क्वेश्चन आ सकता है. आपके पास गिवन एक न्यूक्लियर रिएक्शंस दी हुई है और इस न्यूक्लियर रिएक्शंस में आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज दिस रिएक्शन, क्या दिया हुआ है, इट इज गिवन 90 थोरियम 234
90 थोरियम 234 किस में अमिट हो रहा है? ये यहाँ पे एक अल्फा पार्टिकल अमिट हो रहा है, अल्फा पार्टिकल अमिट हो रहा है, न्यूक्लियाई बन रहा है आपके पास XAB, और फिर आपके पास क्या है, एक माइनस बीटा पार्टिकल अमिट हो रहा है, न्यूक्लियाई क्या बन रहा है, दैट इज CYD, और फिर आपके पास क्या है, एक बीटा प्लस पार्टिकल, एक प्रोटॉन, एक आपके पास बीटा प्लस, उसके बाद क्या दिया हुआ है, एक आपके पास पी पार्टिकल दिया हुआ है, और न्यूक्लियाई दिया हुआ है 90 थोरियम 230, 90 थोरियम 230। इट इज आस्क्ड, इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, डी क्या है और पी क्या है। इट इज आस्क्ड इन दिस क्वेश्चन ए बी सी डी एंड वी हैव टू आइडेंटिफाई दिस पार्टिकल पी, और ये पार्टिकल पी आपने आइडेंटिफाई करना है। क्लियर? अब अल्फा पार्टिकल है, मैंने कहा जब भी अल्फा पार्टिकल एमिट होता है एटॉमिक नंबर डिक्रीजेस बाय 2, एटॉमिक नंबर डिक्रीजेस बाय 2, ये 90 का क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे -2 हो जाएगा, और मास नंबर डिक्रीजेस बाय 4, तो आपके पास ए क्या आ जाएगा 88, और बी क्या आ जाएगा 230 आ जाएगा। क्लियर? बीटा पार्टिकल एमिट होता है, एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस बाय 1, तो सी क्या आ जाएगा आपके पास 89 आ जाएगा, और मास नंबर क्या रहता है आपके पास सेम रहता है, तो डी क्या आ जाएगा 230 आ जाएगा। क्लियर? नाउ अब आपके पास जब ये इसमें कन्वर्ट हुआ, आपके पास मास नंबर क्या हुआ, 1 से क्या हो गया, इंक्रीज कर गया, 89 से ये क्या हो गया 90 हो गया, तो इट मीन्स दैट आपके पास ये मास नंबर 1 से तभी इंक्रीज होता है, जब अभी बताया कि जब आपके पास बीटा पार्टिकल एमिट होता है। अगेन यहाँ पे पी क्या है, यहाँ पे बीटा पार्टिकल है, जब ये Y2 थोरियम जा रहा है तो आपके पास क्या हो रही है, बीटा एमिशन हो रही है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दैट इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्टली बोर्ड एग्जामिनेशन में भी आ जाता है ये क्वेश्चन, नीट एग्जामिनेशन में भी आ जाता है। व्हाट इज द क्वेश्चन? कहता है थोरियम आइसोटोप है, देयर इज ए थोरियम आइसोटोप 90 थोरियम 232, क्या है ये 90 थोरियम 232 अमिट्स सम अल्फा पार्टिकल, कुछ अल्फा पार्टिकल एमिट करता है, एंड सम बीटा पार्टिकल, कुछ बीटा पार्टिकल एमिट करता है। क्लियर? कहता है गेट्स ट्रांसफर्ड इनटू lead isotope, get transferred into lead isotope, that is 82 lead 200, 82 Pb 200, 82 Pb 200। कहते हैं how many alpha and beta particles are emitted during this decay? How many? Find the number of alpha and beta particles emitted ड्यूरिंग दिस डिके। क्या है 92 थोरियम, किसमें 92 थोरियम 232 किसमें कन्वर्ट हो रहा है, दिस इज 82 lead 200, 82 lead 200, दिस इज नॉट 92, दिस इज 90। अब देखिए यहां पे जो मास नंबर है दैट इज डिक्रीजेज बाय कितना 232 माइनस 200, तो ये कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा। एटॉमिक नंबर डिक्रीजेज बाय 90 माइनस 82, दैट इज 8। सपोज कर लो कि आपके पास इसमें x नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल एमिट होते हैं, x नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल एमिट होते हैं, और y क्या है इसमें नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल्स एमिट होते हैं। x क्या है नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल एमिट है, y क्या है नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल्स एमिटेड है। तो यहां पे
आपके पास 4x क्या आ जाएगा, 4x इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा ए होता है. जस्ट रिमेंबर दिस इक्वेशन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. इफ x इज द नंबर ऑफ पार्टिकल इमिटेड देन डेल्टा ए इज इक्वल टू क्या होता है 4x और 2x माइनस वाई क्या होता है, दैट इज इक्वल टू डेल्टा जेड है. क्लियर. डेल्टा ए अब यहां पे कितना है 32 है, तो आपके पास x कितना आ जाएगा 8. तो मींस नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल इमिट कितने आ गए 8 आ गए. x की वैल्यू क्या आ गई 8 आ गई माइनस वाई. डेल्टा जेड कितना है आपके पास 8. क्लियर. तो y कितना आ गया आपके पास यहां पे, सॉरी दिस इज x 2 है, दिस विल बी 2y. तो y आपके पास आ जाएगा दैट इज इक्वल टू y इज इक्वल टू आ गया आपके पास 8 आ गया. क्लियर. दिस इज 2x माइनस y इज इक्वल टू डेल्टा जेड. x क्या आ गया 8, 16 माइनस y इज इक्वल टू 8. तो y कितना आ गया आपके पास 8 आ गया, x कितना आ गया 8 आ गया. तो यू विल सी 8 अल्फा पार्टिकल एमिट होंगे और 8 ही के हैं आपके पास बीटा पार्टिकल्स एमिट होंगे. क्लियर. वेरी इंपॉर्टेंट. याद रखो कभी भी कोई भी आपके पास ऐसे रिएक्शन दी हो तो आपके पास पूछा हो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड बीटा पार्टिकल कितने एमिट हो रहे हैं, तो आपने क्या देख लेने हैं कि मास नंबर और एटॉमिक नंबर में क्या चीज है, क्या है डेल्टा ए और डेल्टा जेड आपने कैलकुलेट कर लेना है. अब क्या है, जस्ट रिमेंबर द रिजल्ट कि आपके पास 4x इजिकल टू क्या होता है डेल्टा ए, 2x माइनस वाई क्या होता है डेल्टा जेड होता है. वेयर x इज द नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल एमिटेड, y क्या है नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल्स एमिटेड है. तो यहां से दो इक्वेशन बन जाएंगी, डेल्टा ए और डेल्टा वाई पता है, जैसे इस केस में डेल्टा ए 32 है, डेल्टा जेड 8 है. तो यहां से हम x और y की वैल्यू सॉल्व कर लेंगे, सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, तो नंबर ऑफ अल्फा एंड बीटा पार्टिकल्स एमिटेड आ जाएंगे. क्लियर. नेक्स्ट है आपके पास इक्वेशन ऑफ रेडियोएक्टिव डिके और रेडियोएक्टिव रदरफोर्ड एंड रदरफोर्ड्स रेडियोएक्टिव डिके लॉ. व्हाट इज द डिके लॉ. क्या कहता है रेडियोएक्टिव डिके लॉ, कहता है रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ एनी रेडियोएक्टिव सब्सटेंस, rate of decay of integration of any radioactive substance is directly proportional to the number of atoms present at that instant. Rate of disintegration means D, and this is the first law, radioactive decay law, rate of disintegration dN by dt is the rate of disintegration. This is directly proportional to the number of atoms present at that instant. This is directly proportional to the number of atoms present at that instant. Or this dN by dt is equal to minus lambda n. dN by dt क्या है? This is equal to minus lambda n. What does it here? Negative sign imply that. Negative sign implies that with the passage of time, number of atoms decreases. Here lambda is the constant of proportionality. It is known as decay constant. Lambda क्या है? Constant of proportionality है. इसे हम क्या कहते हैं? Decay constant कॉल करते हैं. यहीं से हम हमारे पास कैसे नंबर ऑफ एटम यहां से हम प्रूव कर देंगे कि जिस रेडियोएक्टिव सब्सटेंस में एटम्स विद द पैसेज ऑफ टाइम जो डिके कर रहे हैं वो कैसे डिके करते हैं, एक्सपोनेंशियली डिके करते हैं. तो यहां से हम कहेंगे डी एन बाय एन, दिस इज इक्वल टू क्या होगा माइनस लैम्डा डी टी. इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे. कहां से कहां, एन नॉट टू एन एंड 0 टू टी. कहां से कहां हमने इंटीग्रेट कर दिया, एन नॉट टू एन and 0 to t. What is your n naught? N naught is the number of atoms present
at time t is equal to 0. N is the number of atoms present at time is equal to t. क्लियर? जब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, dn by n की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, दिस विल बी log en, n नॉट टू n log en, और इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, dt की इंटीग्रेशन t माइनस लैम्डा t. तो इसको सॉल्व करेंगे, दिस बिकम्स log e n माइनस log e n नॉट, और दिस बिकम्स log e n by n नॉट माइनस लैम्डा t. n by n नॉट क्या आ जाएगा, e रेज पावर माइनस लैम्डा t, और n क्या होगा, दैट इज n नॉट e रेज पावर. दिस रिजल्ट इंप्लाई दैट, ये रिजल्ट क्या इंप्लाई करता है कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो डिके कर रहा है वो कैसे डिके कर रहा है, एक्सपोनेंशियली ही डिके कर रहा है. अगर हम n को n और t का ग्राफ प्लॉट करें तो ये हमारे पास ग्राफ आएगा, दिस इज हियर n नॉट, दिस इज द टाइम. तो सिंपल बोर्ड एग्जामिनेशन में आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर रेडियो एक्टिव डिके. तो 2-3 स्टेप्स हैं ये कि dn by dt कि रेडियो एक्टिव डिके लॉ क्या कहता है कि रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट, और दिस dn by dt is minus lambda n. Here lambda is the radioactive decay constant. इसको उन्होंने रीअरेंज करके इंटीग्रेट कर दिया, n नॉट टू n, 0 to t. n नॉट is the number of atoms present at time t is equal to 0. n is the number of atoms present at any time t. तो जब इसे इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट करके सॉल्व किया तो आपके पास क्या आ गया, n इज इक्वल टू n नॉट e रेज पावर माइनस लैम्डा t. तो ये रिजल्ट क्या इंप्लाई करता है कि जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है इट इज डिकेइंग एक्सपोनेंशियली. Here n naught is the number of atoms present at time t is equal to 0. n is the number of atoms present at any time t. Lambda is the here known as decay constant. Clear? So if we plot the graph between n and t, so we shall get an exponential curve. और ये भी इम्प्लाई करता है कि कोई भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो है वो कंप्लीटली डिके नहीं कर सकता. इट विल टेक एन इनफाइनाइट टाइम टू डिके कंप्लीटली, क्योंकि एक्सपोनेंशियल कर्व ये जीरो कब होगी, ओनली अब ये n कब जीरो होगा, जब आपके पास t की वैल्यू क्या है, इनफाइनाइट होगी. ये जीरो तभी हो सकता है जब t की वैल्यू क्या होगी, इनफाइनाइट होगी. तो यहाँ पे जो आपके पास n by n नॉट है, here n by n नॉट is the fraction number of atoms left at any time t है. This is very very important. n by n naught is the number of atoms left, fraction number of atoms left at any time t. और 1 minus n by n naught क्या होगा, that is equal to 1 minus e raised by minus lambda t. This is the number of atoms decayed होंगे, 1 minus n by n naught. This is the fraction number of atoms decayed at any time t है. These are the fraction number of atoms decayed at any time t है. यहां पे हम एक टर्म डिफाइन करते हैं, that is half lifetime. What is this half lifetime? The time taken to decay half of its radioactive substance is known as half lifetime, or time in which the radioactive substance becomes half, number of atoms becomes half of its present value, that is called half lifetime. Means हम कैलकुलेट करेंगे जब n की वैल्यू क्या होगी, half of its initial वैल्यू होगी n नॉट by 2. तो कैलकुलेट कर लेंगे, दिस बिकम्स n is n नॉट by 2. यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन में, n is equal to n नॉट e रेज पावर माइनस लैम्डा t. क्या आ जाएगा, n नॉट e रेज पावर माइनस लैम्डा t. n नॉट कैंसल आउट हो जाएगा. तो यहाँ इस केस में t क्या होगा, दैट इज t हाफ. तो इसको हम क्या लिख लेंगे, दिस इज t हाफ. t हाफ मीन्स हाफ लाइफ टाइम. और इसे सॉल्व करेंगे
तो ये t हाफ क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू log E2 बाय लैम्डा आ जाएगा, log E, और दिस इज 0.693 by lambda. This is the time in which half of the 50% radioactive substance, 50% of the number of atoms of the radioactive substance decay कर गए और 50% ही आपके पास रह गए. 50% क्या कर गए, decay कर गए और 50% क्या है आपके पास रह गए हैं. यहां पे किसी भी n नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स के बाद कितने फ्रैक्शन ऑफ एटम्स रह जाते हैं, दैट इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट. जितनी भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं हम उसी रिजल्ट से सॉल्व करते हैं. फ्रैक्शन नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट आफ्टर n नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स, दैट इज 1/2 रेज़ पावर n होता है. वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट कि फ्रैक्शन नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट आफ्टर n number of half lives, that is n by n naught क्या है, फ्रैक्शन नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट. n क्या है, नंबर ऑफ हाफ लाइव्स हैं. n क्या है, नंबर ऑफ हाफ लाइव्स हैं. तो कैसे आया रिजल्ट, अब यहां पे देखिए t की वैल्यू क्या होगी, n इंटू टी हाफ. t की वैल्यू क्या होगी, एक हाफ लाइफ क्या है t हाफ, n नंबर ऑफ हाफ लाइफ में टाइम क्या हो जाएगा n t हाफ. इस t की वैल्यू हमने कहां सब्स्टिट्यूट कर दी, इस रिजल्ट में सब्स्टिट्यूट कर दी. यहां पे t की वैल्यू क्या रख देंगे, कितनी, n t हाफ, और t हाफ की वैल्यू कितनी है, दैट इज t हाफ की वैल्यू कितनी है, log E2 बाय लैम्डा. लैम्डा लैम्डा कैंसल आउट हो जाएगा तो आपके पास e रेस पावर क्या बन जाएगा, माइनस log E2 बन जाएगा. e रेस पावर माइनस log E2 की वैल्यू क्या होगी, दैट इज 1/2. साथ में क्या है आपके पास, यहाँ पे n भी है, n ये यहां चला जाएगा, दिस बिकम्स 1/2 रेज़ पावर n. तो 1/2 रेज़ पावर n क्या है, दिस गिव्स द फ्रैक्शन नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट आफ्टर n नंबर ऑफ हाफ लाइफ. तो फिर मैं एक बार कह रहा हूं, जितनी भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है we will solve only with the help of this result only. Clear? For example, आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है, कहता है फ्रैक्शन ऑफ रेडियोएक्टिव सैंपल which remains active after a time t is 9/16. 9/16. What fraction of remains active after t by half time? तो यहां पे ये क्वेश्चन भी क्या है, we can solve with the help of this result. सपोज कर लो, और देखिए आपके पास कहा गया है कि किसी भी रेडियोएक्टिव सब्सटेंस इज गिवन एंड इट्स हाफ लाइफ टाइम इज 2 years. हाफ लाइफ टाइम इज 2 years. इट इज आस्क्ड कि व्हाट इज द फ्रैक्शन नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट आफ्टर 8 years. व्हाट इज द फ्रैक्शन नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट आफ्टर 8 years. तो हाफ लाइफ ऑफ दैट रेडियोएक्टिव सब्सटेंस इज गिवन, व्हाट इट इज गिवन, 2 year. कितना दिया हुआ है, 2 year दिया हुआ है. ये पूछा गया है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट आफ्टर 8 years. 8 years में अब कितनी हाफ लाइफ होगी, एक हाफ लाइफ 2 years की है, 8 years में कितनी हाफ लाइफ जा जाएगी, 4 हाफ लाइफ जा जाएंगी. 8 years में कितनी हाफ लाइफ जा जाएगी, 4 years जा जाएगी. मीन्स स्मॉल n की वैल्यू क्या है, 4 है. स्मॉल n क्या है, 4 है. तो आपके पास फ्रैक्शन नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट आफ्टर 4 हाफ लाइफ 1/2 रेज़ पावर 4 आ जाएगा. 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो क्या बन जाएगा ये, तो 1/16 रह जाएगा. फ्रैक्शन नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट आफ्टर 8 years विल बी 1/16. कितने परसेंट रह गया, मल्टीप्लाई बाय क्या कर देंगे, हम इसको 100 कर देंगे, रफली 6.25% रह जाएगा आफ्टर 8 years. तो डिके कितना कर गया ये पूछा जाए तो यू विल से कि 93.75% जो है वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस क्या कर गया, डिके कर गया. सो वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, n by n naught e raised power minus n by n naught is equal to 1/2 raised power n. There is a one term that is the called average life of mean life, average life
or mean life of the radioactive substance. Average life or mean life of all radionuclei is defined as a ratio of sum of times of existence of all nuclei in a sample. Sum of times of existence of all nuclei in a sample to the initial number of active nuclei in that sample. Average life क्या है? It is the ratio of the total lives of all the atoms to the total lives of all the atoms to the radioactive substance to the total number of atoms present in that radioactive substance in that sample. तो ये जो T एवरेज होती है मीन लाइफ, रिमेंबर मीन लाइफ ऑफ द रेडियोएक्टिव सब्सटेंस, जो मीन लाइफ है दैट इज इक्वल टू 1 बाय लैम्डा के बराबर है. मीन लाइफ ऑफ द रेडियोएक्टिव सब्सटेंस इज इक्वल टू क्या है? रेसिप्रोकल ऑफ द डी, रेसिप्रोकल ऑफ द डीके कांस्टेंट है. तो मींस अगर हम देखें मीन लाइफ और एवरेज लाइफ की जो मीन लाइफ और हाफ लाइफ की जो रेशियो आएगी, क्योंकि हाफ लाइफ टाइम किसके बराबर है? दैट इज इक्वल टू 0.693 बाय लैम्डा है. तो और मीन लाइफ क्या है? 1 बाय लैम्डा है. तो 1 बाय लैम्डा क्या हो गया? टी एवरेज हो गया. तो रेशियो ऑफ टी हाफ, रिमेंबर वेरी इंपॉर्टेंट, टी हाफ टू दी टी मीन दैट इज इक्वल टू 0. बहुत ही अच्छा ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है. टी हाफ डिवाइड बाय टी मीन दैट इज इक्वल टू क्या है? 0.693 लैम्डा है. हाफ लाइफ टाइम में तो 50% एटम्स डिके कर जाते हैं और 50% एटम्स रह जाते हैं, लेकिन मीन लाइफ में रिमेंबर 63% डिके कर जाते हैं और 37% रह जाते हैं. 37% एक्टिव होते हैं और 63% क्या कर जाते हैं? डिकेट कर जाते हैं इन मीन लाइफ टाइम. क्लियर? रिमेंबर देयर इज ए वेरी वन इंपॉर्टेंट टर्म that is the activity of the radioactive substance. Activity, just remember this dN by dt, this is also known as activity of the radioactive substance. This here, this dN by dt is also known as activity of the radioactive substance. तो activity of the radioactive substance A is equal to क्या आ जाएगा? Sometime it is noted by A, sometime it is noted by capital R, और वी कैन से कैपिटल आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? माइनस लैम्डा एन आ जाएगा. और उसके लिए भी आपके पास इक्वेशन है आर इज इक्वल टू आर नॉट ई रेज पावर माइनस लैम्डा टी. सो एक्टिविटी ऑफ द रेडियोएक्टिव सब्सटेंस इज आल्सो डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट एट दैट इंस्टेंट और मास ऑफ दैट रेडियोएक्टिव सब्सटेंस प्रेजेंट एट दैट इंस्टेंट. क्लियर? Remember, radioactivity of the radioactive substance also decreases exponentially. Exponentially ही decrease करती है. Activity of the substance is not constant. It is depending upon, it is changing the value with change of number of atoms, mass and decay constant. इसके साथ क्या करती है? इसकी वैल्यू वेरी करती रहती है. सभी टर्म्स इसकी क्या हैं? वही हैं. And remember, units of the activity of radioactive substance, SI जो यूनिट है, SI यूनिट ऑफ radioactive substance जो हैं वो क्या होते हैं? becquerel होते हैं. रिमेंबर, एक्टिविटी ऑफ रेडियो SI यूनिट ऑफ एक्टिविटी ऑफ द radioactive substance, और you can say unit of radioactivity in SI system क्या होते हैं? becquerel. and 1 becquerel is equal to क्या होता है? 1 decay per second होते हैं. अदर यूनिट्स भी हैं रेडियो एक्टिविटी के, वो क्या है? रदरफोर्ड. रदरफोर्ड इज आल्सो वन यूनिट ऑफ दिस रेडियो एक्टिव, दैट इज 1 रदरफोर्ड इज इक्वल टू क्या होता है? 10 रेज पावर 6 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड के बराबर होता है. और इसके एक यूनिट क्यूरी भी होते हैं. 1 क्यूरी किसके बराबर होता है? 3.7 इंटू 10 रेज पावर 10 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड के बराबर होती है. क्लियर?
Remember, there are many uses of isotope of radioactive substance, radioactive isotopes in human life. आपके पास क्रोमियम Cr57, very important, chromium 57 used for testing of blood circulation. ब्लड सर्कुलेशन की टेस्टिंग के लिए क्रोमियम 37 हम क्रोमियम 57 यूज होता है। ब्रेन ट्यूमर को डिटेक्ट करने के लिए मरकरी 30203 यूज होता है। ब्रेन ट्यूमर को डिटेक्ट करने के लिए रेडियो आइसोटॉप है आपके पास मरकरी 203। थायराइड की टेस्टिंग के लिए कैंसर आयोडीन 131 होता है। कैंसर के क्योर के लिए जो रेडियो आइसोटॉप यूज होता है दैट इज कोबाल्ट 60 होता है। कैंसर के क्योर के लिए जो रेडियो आइसोटॉप यूज हो रहा है दैट इज कोबाल्ट 60 है। ब्लड कैंसर के क्योर के लिए गोल्ड 189 रेडियो आइसोटॉप का गोल्ड 189 और सोडियम 24 यूज होते हैं। अगर हमने आर्कियोलॉजी सैंपल लेकर एज की अर्थ हमने कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए हम जो कि क्या है अर्थ ऑफ द एज इज सेड टू बी 30,000 ईयर के करीब है। कार्बन 14 से हम करते हैं। कार्बन 14 दैट इज आल्सो नोन एज कार्बन डेटिंग। क्लियर? और डिटर्मिनिंग द एज ऑफ अर्थ और मेट्रोडिस के लिए क्या है एज की अर्थ डिटर्मिन करने के लिए हम पोटाशियम 14 भी यूज करते हैं। पोटाशियम 40 और यूरेनियम भी यूज करते हैं। एग्रीकल्चर में भी आपके पास रेडियो आइसोटॉप्स के एक अपने यूज हैं। पोटैटो प्रोटेक्टिंग पोटैटो फ्रॉम अर्थवर्म से पोटैटो को सेव करना कोबाल्ट 60 है। कोबाल्ट 60 यूज करते हैं। आर्टिफिशियल रेंज के लिए सिल्वर आयोडीन AgI यूज करते हैं। फर्टिलाइजर के लिए हमारे पास P32 यूज होता है। ये जो रेडियो एक्टिव जो है आपके पास कितने अल्फा बीटा पार्टिकल्स नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स बीटा पार्टिकल्स कितने एमिट हुए दे कैन बी डिटेक्टेड बाय GM काउंटर। गाइगर मुलर काउंटर जो है एक मशीन है जिससे हम कितने नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स एमिट हो रहे हैं कितने नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल्स एमिट हो रहे हैं ये हम कैलकुलेट करते हैं। सो बच्चों दिस इज अबाउट रेडियो एक्टिविटी। कुछ मैं छोटी छोटी सी आपको सैंपल्स प्रॉब्लम कराता हूं रिगार्डिंग दिस रेडियो एक्टिविटी। देखिए कहता है इन्हें ओल्ड रॉक द रेशियो ऑफ न्यूक्लाई ऑफ यूरेनियम एंड लेड रेशियो ऑफ यूरेनियम एंड लेड 1:1 की रेशियो है। हाफ लाइफ ऑफ यूरेनियम दिया हुआ है 4.5 इंटू 10⁻⁹ ईयर्स दिया हुआ है। हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव कितना दिया 4.5 10⁻⁹ ईयर्स। लेट इनिशियली जो है कंटेन्स ओनली यूरेनियम न्यूक्लियस। सिर्फ इनिशियली क्या है यूरेनियम न्यूक्लियस ही दिया हुआ है। हाउ ओल्ड इज द रॉक तो ये पूछा गया है रॉक जो है कितना ओल्ड है। हाउ ओल्ड इज द रॉक। देखिए क्या है आपके पास व्हाट इट इज गिवन। कहता है अर्थ के पास जो रॉक है उसमें इनिशियली क्या था यूरेनियम था जिसका हाफ लाइफ कितना दिया हुआ है 4.5 इंटू 10⁻⁹ ईयर्स दिया हुआ है। किसी भी टाइम के बाद उसमें लेड रह गया और वहां पे उस समय उस सैंपल में यूरेनियम और लेड की जो रेशियो है वो कितनी है 1:1 है। इट मीन्स दैट 1:1 रहेगी। इट मीन्स दैट हाफ ऑफ द यूरेनियम इज डिकेड।
हाफ ऑफ द यूरेनियम अगर डिके हुआ है तो डिके होने में जो उसको टाइम कितना लगा है, हाफ लाइफ टाइम। तो इट मीन दैट वो कितना पुराना है, कितना पुराना है, जितनी उसकी हाफ लाइफ टाइम है। कितना पुराना हुआ वो, 4.5 इंटू 10⁹ ईयर्स वो क्या है, ओल्ड है। वेरी सिंपल। फिर एक बार सुन लीजिए, एक आपके पास सैंपल दिया हुआ रोग का, कहता है वो सैंपल, रोग का जो सैंपल है उसमें इनिशियली यूरेनियम ही था। कुछ टाइम के बाद, जिसका हाफ लाइफ टाइम 4.5 इंटू 10⁹ ईयर है, कुछ टाइम के बाद उसमें यूरेनियम और लेड की जो रेशियो पाई गई वो 1:1 पाई गई। वो कहता है हाउ ओल्ड इज दैट रोग। तो मीन्स दैट इज ओल्ड अबाउट, कितना पुराना हुआ वो, हाफ लाइफ टाइम के बराबर ही हुआ, क्योंकि हाफ ऑफ द यूरेनियम क्या कर गया, डिके कर गया। क्लियर? हाउ ओल्ड इट इज, दैट इज 4.5 इंटू 10⁹ ईयर। क्लियर? कहता है मीन लाइफ्स ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस आर T1 and T2. Mean life of a radioactive substances are T1 and T2 for alpha emission and beta emission respectively. For alpha emission and beta emission respectively, if it is decaying both alpha and beta emissions simultaneously, then find its mean life and decay constant. Then find out its mean life and decay constant. एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के आपके पास अल्फा और बीटा पार्टिकल्स की मीन लाइफ दी हुई है। वो कितनी दी हुई है, T1 और T2 क्या दी हुई है, मीन लाइफ दी हुई है। इनका हमने क्या फाइंड आउट करना है, डिके कांस्टेंट फाइंड आउट करना है और मीन लाइफ फाइंड आउट करनी है। अगर आपके पास अल्फा और बीटा पार्टिकल के डिके कांस्टेंट λ1 और λ2 हैं, तो इफेक्टिव इनका डिके कांस्टेंट क्या होगा, वेरी सिंपल, लैम्डा इज इक्वल टू क्या होगा, λ1 प्लस λ2। लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपके पास रिजल्टेंट इसका वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, अगर अल्फा और बीटा पार्टिकल्स की डिके कांस्टेंट λ1 और λ2 हैं, अल्फा का, जस्ट रिमेंबर कि अल्फा पार्टिकल का डिके कांस्टेंट अगर λ1 है, बीटा का डिके कांस्टेंट क्या है, λ2 है, तो इनका जो इफेक्टिव डिके कांस्टेंट होगा लैम्डा, वो किसके बराबर आएगा, λ1 प्लस λ2 आ जाएगा। अब टी एवरेज किसके बराबर होती है, 1/λ। तो इट मीन दैट ये किसका है आपके पास, अल्फा का, और ये क्या है आपके पास, बीटा का। तो लैम्डा अल्फा किसके बराबर आ जाएगा, टी मीन ऑफ 1/t मीन ऑफ अल्फा। तो लैम्डा बीटा क्या आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू टी मीन ऑफ बीटा। तो लैम्डा क्या आ जाएगा, 1/t अल्फा प्लस 1/t बीटा। ये क्या दिया हुआ है, T1, ये क्या दिया हुआ है, T2। तो लैम्डा क्या आ जाएगा, T1 T2 डिवाइड बाय T1 प्लस T2 आ जाएगा। और इनका टी मीन क्या आ जाएगा, 1/λ, वो क्या आ जाएगा, T1 प्लस T2 डिवाइड बाय T1 इंटू T2 आ जाएगा। क्लियर? So these are some problems based upon this radioactivity. So finishing of your modern physics, finishing of your almost whole syllabus of +2. Thank you very much, बच्चों।